तेलंगाना का उदाहरण है, वोट की ताकत से जो है तेलंगाना बना है। तो हम लोगों ने ये मंथन किया, तो मंथन में ये निकल के आया कि बुंदेलखंड राज्य भी तब बनेगा जब वोट की ताकत हो जाएगी। अब वोट की ताकत बनेगी कैसे? इसके लिए हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक सीट से हमारा प्रत्याशी उतरेगा मैदान पर, तो फिर प्रतिनिधित्व तो हमारा खड़ा होगा। हमको जनता बुंदेलखंड अलग राज्य के मुद्दे के साथ देखेगी, तो जनता के मन में ये बात जाएगी कि इधर आ जाइए, इधर यहाँ आ जाइए, बुंदेलखंड अलग राज्य का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब लोग इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ने तक के लिए तैयार हैं और चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। अभी तो सामाजिक स्तर पे चल रहा है, जब राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा तो राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को अपने मुद्दों में शामिल करना शुरू कर देंगी। ये कारण था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आह्वान किया हम सबसे कि बुंदेलखंड क्रांति दल जितना हो सके और जितने जनपदों से हो सके प्रत्याशी उतारने का काम करे। प्रत्याशी हमारा उतारने का कारण चुनाव में जीत हार नहीं है कि हमें चुनाव जीतना है या हम चुनाव हार जाएंगे तो क्या होगा। भाई जीतता तो एक ही है, बाकी तो सब हार ही जाते हैं। परंतु जो वेल फाइट करता है, जिसके पास जनता के जुनूनी मुद्दे होते हैं, जिसके जो ज्वलंत मुद्दों को उठाता है, जो जनता की गंभीर समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ता है। भाई हमारे क्षेत्र में जो बुंदेलखंड राज्य था, आज उसको हम क्षेत्र कहते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। हमारे क्षेत्र में आप ये देख लीजिए कि एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे पाई कोई भी सरकार जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही या जो है, एक हॉस्पिटल भी नहीं दे पाई। अगर हमारा गंभीर रूप से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हमारे साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो जाए, तो हमको दूसरे राज्यों में ही इलाज मिलता है या कानपुर प्रयागराज भागते हैं और इधर बुंदेलखंड में किसी जिले में हमको इलाज नहीं मिल पाता। यानी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। सबसे बड़ी बात, पूरे भारत के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जितना परम भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है यहाँ, मैं आपको बता दूं कहीं पे नहीं है। ये तो एक स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया। एजुकेशन पे आप देख लीजिए, इंटर कॉलेज तो चलिए अब हैं, बहुत है, पर्याप्त है, लेकिन इंटर कॉलेज के बाद भी तो शिक्षा होती है, उसके बाद भी तो पढ़ाई होती है। उसके लिए अगर हमें उस उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना हो तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है आपके पास। जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप बाहर जाएंगे। जब हमारा लड़का बाहर जाके पढ़ेगा, खर्च भी ज़्यादा आएगा, और यहाँ ज़्यादातर किसानों की और मजदूरों की संख्या, तादाद ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि किसानों के और मजदूरों के बच्चों के प्रति यहाँ की सरकार की कोई संवेदनाएं नहीं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करता हूँ, इसलिए हमने नारा दिया, बुंदेलखंड का विकास होगा तो बुंदेलखंडी के हाथ से ही होगा। बुंदेलखंड का विकास बुंदेलखंडी ही करेंगे और कोई करने वाला नहीं है। क्योंकि जाके पाँव न फटे वे भाई, वो कहा जाने पीर पर आई। भाई दर्द तो हमें है, तो हम अपने दर्द का निवारण खुद करेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि वोट की ताकत हमें हासिल करना है। जब वोट की ताकत हासिल होगी तो बुंदेलखंड पुनः राज्य निर्माण का जन आंदोलन मजबूत हो जाएगा, और जब जन आंदोलन मजबूत हो जाएगा तो हमें बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम लोग जो जिस मुद्दे पे, कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा मुद्दा ये है कि हम किसी के बीच अगर जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये फेस करना पड़ता होगा। परमानंद जी ये समझिएगा, लोग यही कहते हैं यार आप लोग तो नई पार्टी हैं, आप लोगों का तो कोई जनाधार है नहीं। हमने कहा हमारा कोई जनाधार हो या ना हो, लेकिन बुंदेलखंड की समस्याओं का तो जनाधार है। बुंदेलखंड
अलग राज्य का तो जनाधार है। अगर बुंदेलखंड आप अलग राज्य की आप बात करिए, आप कोई बुंदेलखंड का भाई बैठा हो और उससे पूछिए कि अगर आपको यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, तो यही कहेगा कि हमको सूरत जाना पड़ेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है। और सबसे गंभीर विषय यह है कि कोई उद्योग धंधे फैक्ट्री ना होने के बावजूद भी इतनी खनिज संपदा है, इतनी खनिज संपदा है कि अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाए तो जो यहाँ की आय है वो हमारे पास होगी, उस आय के जो है हम स्वतंत्र मालिक होंगे। वो आय जो जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को जो आय जाती है हमारी, क्या उस आय के बराबर हमारे ऊपर खर्च किया जाता है? कभी आपने सोचा है? कभी नहीं किया जाता। अगर किया जाता होता तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से डेवलप कोई क्षेत्र नहीं होता। आप बताइए, पूर्वांचल में कोई खनिज संपदा हो बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो बताइए, लेकिन बुंदेलखंड में चाहे पन्ना को ले लीजिए, चाहे कबरई की खदानों को ले लीजिए, चाहे चित्रकूट की भरतपुर की खदानों को ले लीजिए, चाहे झांसी ले लीजिए, हर जगह ले लीजिए। तो बुंदेलखंड हमारा बहुत ही उन्नतशील क्षेत्र है और खनिज संपदा के मामले में बहुत ही ताकतवर है, मजबूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन तो हो ही रहा है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो आर्थिक फायदा उठाने वाले लोग हैं वो कौन है? वो यहाँ के लोग नहीं हैं। आर्थिक फायदा उठाने वाले जो लोग हैं वो भी सब बुंदेलखंड के बाहर के ही लोग हैं। यहाँ के लोगों को सिर्फ बदले में मिलता है तो मजदूरी, और आप मजदूरी करिए। और किस प्रकार की मजदूरी? आपको बता दूं, बुंदेलखंड में जितना मजदूरों का शोषण किया जाता है वो कहीं भी नहीं किया जाता, क्योंकि जो बड़े ठेकेदार आते हैं हमारे यहाँ के, जो हमारे ही अपने भाई जो है छोटे ठेकेदार, उनके बन जाते हैं और उन्हीं से फिर वो जो है, उनको पता है कि यहाँ पे इतनी भुखमरी है, इतनी बेरोजगारी है कि इनको 100-200 में भी मजदूरी कराएंगे तो ये करेंगे, जाएंगे कहाँ? आखिर बंदे तू बचकर जाएगा कहाँ? पूरी मजदूरी किस कैटेगरी की मिलती ये तो इसलिए जो है, कहीं रोड साफ करने इसलिए मैं आपको बता दूं, जाति धर्म की बात नहीं है, विकास की मैं बात करता हूं। और आपको बता दूं कि बुंदेलखंड के डेवलप के मामले में अगर आप किसी भी भाई से पूछ लीजिए, कितना भी वो भाजपावादी हो, सपावादी हो, बसपावादी हो, कांग्रेसवादी हो, उससे पूछ लीजिए कि यहाँ पे आपकी सबकी सरकारें रही हैं, आप बताइए कि आपका एक्सीडेंट गंभीर रूप से हो जाए, भगवान ना करे कि किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर आपका हो जाए तो फिर आप ये बताओ, आप यहाँ के हॉस्पिटल में इलाज कराओगे जो आपके जो है आपकी पार्टी ने बनाया है? तो कहेगा भैया नहीं, उसके जवाब यही होगा। तो जिस दिन हम लोग जान जाएंगे कि हमारे मुद्दे में वो जान है, हमारे मुद्दे में इतनी जान है कि अगर हम चाह लेंगे तो अपने मुद्दों को, अगर हमने सिर्फ जनता के मन में ला दिया, लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया मुद्दा हमारा, और लोगों ने एक बार सोच लिया कि यार ये तो हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, तो फिर देखिएगा, फिर जो हमने लिखा ना बुंदेलखंड क्रांति दल, तो वास्तविक यहाँ क्रांति होगी और अहिंसात्मक क्रांति होगी, वैचारिक क्रांति होगी, और ऐसी क्रांति उठेगी बुंदेलखंड में कि बुंदेलखंड पृथक राज्य भी बनेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत विकसित क्षेत्र भी बनेगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप कतई ये मत सोचें कि आपके पास संख्या बल कम है। आपके पास संख्या बल जरूर कम है, लेकिन आपके जो मुद्दे हैं वो किसी पार्टी के पास नहीं है। आज पार्टियां क्या कर रही हैं? 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे। देखो, जैसे छोटा सा बच्चा होता है और एक और बच्चा होता है, तो बच्चा रोता है तो जो माँ बाप होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ जो है देने पे जो है उतर आते हैं कि भाई इसको कुछ दे दो, ये शांत हो जाएगा। ये हमारे माई बाप बनने के लिए फिर रहे हैं, इनके माई बाप हम हैं। किस बात के हमारे माई बाप? हमारे बुंदेलखंड का लाल सोना निकाल के, हमारे बुंदेलखंड की इतनी आय जो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को जा रही है, बदले में हमें क्या दे रहे हो? मजदूरी।
और कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये जो हमारे मुद्दे हैं इनको जनता के बीच चुनाव के माध्यम से जितना मजबूती तरीके से आप ले जा सकते हैं उतना मुझे और माध्यम तो नहीं दिख रहा। इसलिए ये कभी मत सोचे कि यार चुनाव तो पैसे का होता है। चुनाव पैसे का नहीं होता, चुनाव मुद्दों का होता है। पैसा एक माध्यम हो सकता है, साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता। खूब पैसा हो आपके पास, ये बताइए जो भाजपा का कैंडिडेट है, जो सपा का कैंडिडेट है, अभी ये 10-10 करोड़ रुपए बहाएंगे तो क्या सब जीत जाएंगे? क्या जीतेगा तो एक ही। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ब्रजेंद्र जी जैसे आप बबेरू से लड़ना चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं। ये साहस बुंदेलखंड के लिए जो भी आज इस चुनाव में कर रहा है, वाकई में वो बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा जो है काम करने जा रहा है। क्योंकि हम आप लोग तो कार्यकर्ता लोग हैं, जमीन पे काम करते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं में से कोई एक कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ने की तैयारी करता है तो वो हमारा लीडर हो जाता है, वो हमारा नेता हो जाता है। तो अगर आपने इच्छा जताई है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि बुंदेलखंड क्रांति दल से आपको प्रत्याशी बनाया जाए बबेरू से, और आप अपनी फील्ड पे काम करिए और लोगों को बताइए कि देखिए हमारी ये समस्याएं हैं। शिक्षा पे हमको कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं दिया गया, आज तक यहाँ पे एक विश्वविद्यालय उसको ग्रांट नहीं सरकार देती है, हमारी ये आपके पैसों से वो विश्वविद्यालय चल रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन में कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी एम्स आज तक बुंदेलखंड में नहीं बनाई। तीसरा मुद्दा, पलायन यहाँ पे जोरों पर है क्योंकि यहाँ पे कोई उद्योग धंधा नहीं है, ठीक है। और बेरोजगारी का आलम ये है, किसानों की समस्याओं का आलम ये है। अभी आप देख रहे थे कितने किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लगातार 5-6 दिन बारिश हुई। तो यहाँ पे सरकार कोई ऐसा प्लान भी नहीं बनाती कि किसानों को फायदा दिया जा सके। कोई प्लांट वगैरह लग जाए, डेयरी सेक्टर में कोई प्लांट लग जाए, भाई दुग्ध उत्पादन भी तो यहाँ होता है। तो हमारे यहाँ पे उद्योगपति भी इतने बड़े नहीं हैं, है ना, कोई उद्योगपति इतना बड़ा भी तो नहीं है कि कुछ वो खरबों रुपए लगा दे, कोई इंडस्ट्री खोल दे। तो यहाँ पे निवेश भी नहीं होता। तो सरकारें जो आज है वो कतई नहीं चाहेंगी। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और इसको गांठ लगा लीजिए। चूंकि बुंदेलखंड का जो इतिहास रहा है, दिल्ली सल्तनत और जो मुगलों की सत्ता थी मध्यकालीन भारत में, तो उस दौरान पे बुंदेलखंड एक ऐसा राज्य था कि यहाँ के शासक कभी यहाँ घुसने नहीं देते थे आक्रांताओं को। जो यहाँ का क्षत्रिय वर्ग था, लड़ने वाला जो वर्ग था, वो हमेशा जो है बुंदेलखंड में किसी आक्रांता को घुसने नहीं दिया। तो जब 1948 में बुंदेलखंड राज्य बना, कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह ये बात बताते हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हमको बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और 8 साल बाद क्यों बुंदेलखंड को 2 टुकड़ों में किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। चूंकि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली आयोग उसका नाम था। और फजल अली जो है मुस्लिम थे, मुगल भी मुस्लिम थे, दिल्ली सल्तनत भी वो भी मुसलमान थे। तो उनके मन में ये टीस रही होगी कि यार ये वो बुंदेलखंड है जिसने हमारे मुगलों को, दिल्ली सल्तनत के जो तमाम बादशाह रहे, उनको कभी बुंदेलखंड में फतेह हासिल नहीं करने दी। तो राजनीतिक आधार बनाकर उन्होंने बुंदेलखंड को खत्म किया, क्योंकि उनके पास पावर थी, उन्होंने अपनी कलम चला दी और बुंदेलखंड के ऊपर वो काली स्याही चलाई है कि आज हमको क्रांति की बात करना पड़ रहा है। हम क्रांति वाले लोग नहीं, हम शांति की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हमें क्रांति की बात करना पड़ रहा है। बुंदेलखंड के ऊपर जो काली स्याही चलाई और 2 फाड़ कर दिए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि न घर के हुए और न घाट के। तो ये बात समझाने की है जनता के बीच जाकर के, और जब लोगों के अंदर ये स्वाभिमान पैदा हो जाएगा तो स्वतः लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, आज थोड़ी सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन जब वोट की ताकत आपके पास बढ़ेगी और आप बबेरू से कभी भविष्य में कभी जब आप पार्टी से हमारे विधायक भी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, जब आप विधायक बनेंगे आप पहुंचेंगे
विधानसभा में पहुंचेंगे, आप बुंदेलखंड की बात रखेंगे। 10, 12, 15, 19 विधानसभा है। अगर हमने भविष्य में मेहनत करके 19 की 19 विधानसभा फतेह कर ली, हमारे 19 विधायक जब विधानसभा में आवाज उठाएंगे और एक आवाज में कोई प्रस्ताव रखेंगे तो बुंदेलखंड अलग राज्य भी बनेगा। बशर्ते हमें मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब मेरा यही अनुरोध है कि आज से गांठ लगा लेना है कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ना है। पार्टी के कार्यक्रम अनवरत चलते रहें। हम लोग पंपलेट अभी छपवा के आपको दे देंगे। आप मार्केट में निकलिए, दुकान जाइए, व्यापारी